नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लाई हूँ फिर से आपके लिए स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये लास्ट जो आप रिवीजन करते हैं वो वाले क्वेश्चंस माने जाएंगे, लास्ट मिनट रिवीजन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या हो, 0.49 हो और 0.64 हो, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका क्या होगा, आर का मान क्या होगा आपका। कोरिलेशन कोफिशिएंट्स दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है। क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। तो r इजिकल्स टू बी एक्स इंटू वाई इंटू बी वाई एक्स का स्क्वायर रूट। क्या है? स्क्वायर रूट। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.49 इंटू 0.64 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा आपका 0.7 इंटू 0.8, तो आपका आ जाएगा 0.56। हम का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.49 का 7 और 0.64 का 0.8, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.56। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपके पॉजिटिव हैं, इसलिए कोरिलेशन कोफिशिएंट भी आपका पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य है? कौन सा कथन सदैव सत्य है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का चिन्ह सदैव समान होता है। जो दोनों रेखाएं होती हैं वो हमेशा उनका चिन्ह हमेशा समान होता है, ये नहीं कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आर, तीनों के चिन्ह पॉजिटिव या नेगेटिव हमेशा एक जैसे ही होते हैं। यदि बी एक्स वाई धनात्मक है तो बी वाई एक्स भी धनात्मक होगा, यदि बी एक्स वाई ऋणात्मक है तो बी एक्स वाई भी आपका नेगेटिव ही होगा, ऋणात्मक ही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक क्या है? आर इक्वल्स टू 0 है, तो इसका क्या अर्थ है? क्या है? कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक आपका आर इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब है दोनों रो में कोई रैखिक संबंध नहीं है, केवल रैखिक संबंध नहीं है, कोई लीनियर कोरिलेशन नहीं है दोनों रो में। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक आर केवल रैखिक संबंध की तीव्रता को मापता है। यदि आर इक्वल टू 0 है तो इसका अर्थ है कि दोनों चरों के बीच कोई सीधी रेखा वाला संबंध नहीं है, लेकिन यह संभव है कि उनके बीच कोई वक्र या अरेखीय संबंध उपस्थित हो। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यह y पूरी तरह से x पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी r का मान 0 आएगा क्योंकि संबंध रैखिक नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि फिशर्स आइडल इंडेक्स, क्या है? फिशर्स आइडल इंडेक्स इक्वल टू 100 है, कितना है? 100 है। फिशर्स आइडल इंडेक्स 100 है, तो निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? तो कहा जा सकता है कि आधार वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हुआ? जो आधार वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सूचकांक का आधार मान क्या होता है? सूचकांक प्रणाली में आधार वर्ष के मान को हमेशा 100 माना जाता है। ये आधार वर्ष आपका 100 माना जाएगा, जो सूचकांक प्रणाली होती है, इंडेक्स नंबर होता है। यदि फिशर्स आइडल इंडेक्स 100 से अधिक आता है, जैसे 115, तो इसका अर्थ है कि आधार वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है। यदि वह 100 से कम है, जैसे 90 है, तो इसका अर्थ है कि 10% की कमी हुई है। यदि सूचकांक का मान आपका ठीक 100 है, तो इसका अर्थ है आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष के मूल्य में कोई बदलाव या परिवर्तन आपका नहीं हुआ है, 0% चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि मीन आपका 40 है, कितना है? मीन आपका 40 है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका 25% है। कितना है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका 25% है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? एसडी आपका क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है बताया था? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना दे रखा है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। मीन आपको दे रखा है 40, कितना? 40। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू हम इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी गुणांक को फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इनटू मीन अपॉन 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है आपका? 25 है, मीन कितना है? 40 है, तो 25 गुना 40 बटे 100, तो आपका आ जाएगा 1000 बटे 10, तो आपका 1000 बटे 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। कितना? 10। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसका? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी वितरण में मीन माइनस मोड, क्या है? किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन माइनस मोड आपका 12 कितना है? 12 है, तो पियर्सन के अनुसार अनुभवजन्य संबंध के अनुसार मीन माइनस मोड आपका कितना होगा? पियर्सन के अनुभवजन्य संबंध के अनुसार मीन माइनस मोड आपका कितना होगा? कार्ल पियर्सन का अनुभव्य जो पियर्सन एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है, अनुभवजन्य संबंध क्या होता है? मोड इज इक्वल्स टू
3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन। क्या है इसका फॉर्मूला? मोड इज इक्वल्स टू 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन। अगर हम इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो क्या आपको लिखा जा सकता है? मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 गुना मीन माइनस मीडियन। क्या? मीन माइनस मोड इज टू 3 गुना मीन माइनस मोड। तो मीन माइनस मोड का कितना दिया गया है? 12। तो 12 इज इक्वल्स टू 3 गुना मीन माइनस मीडियन। तो मीन माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू 12/3। तो अब मीन माइनस मीडियन आपका आ जाएगा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स नंबर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है? कौन सा है जो इंडेक्स नंबर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है? तो वह आपका फिशर। कौन सा? फिशर। सूचकांक को इंडेक्स नंबर्स में फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की शर्त होती है कि मूल्य सूचकांक जो प्राइस इंडेक्स होता है और मात्रा सूचकांक जो क्वांटिटी इंडेक्स होता है, जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की शर्त होती है, जो मूल्य सूचकांक है और मात्रा सूचकांक है का गुणनफल वास्तविक मूल्य अनुपात के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे P01 क्या है आपका? P01 है आपका प्राइस इंडेक्स मूल्य सूचकांक, और मात्रा सूचकांक का क्या है आपका? Q01। तो P01 इंटू Q01 इज इक्वल्स टू V01। V01 क्या है? V01 है आपका वास्तविक मूल्य अनुपात इनका गुणनफल का बराबर। तो P01 इंटू Q01 इज इक्वल्स टू P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। प्रोफेसर इरविंग फिशर का सूचकांक इस कसौटी को पूरी तरह संतुष्ट करता है, इसलिए इसे आदर्श सूचकांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदर्श सूचकांक कहा जाता है, क्योंकि ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि दो घटनाएं स्वतंत्र है। क्या है? यदि दो घटनाएं स्वतंत्र है तो निम्न में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा? कि वे क्या होगा? कि वे यदि दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा? तो कौन सा होगा? वो होगा P of A given B is equals to P of A। क्या होगा? P of A given B is equals to P of A। क्यों होगा? एक घटने का दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए P of A given B is equals to PA, या फिर P of B given A is equals to P of B। आपका दोनों ही आपके सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी वितरण में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 0 है। क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 0 है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सभी प्रेक्षण समान है। सभी प्रेक्षण आपका समान है। स्टैंडर्ड डेविएशन यह मापता है कि आंकड़े अपने माध्य से कितने फैले हुए या अलग अलग हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 0 का अर्थ है कि इसका सीधा सा अर्थ है कि आंकड़ों में कोई विचलन या बिखराव नहीं है। डेटा का प्रत्येक मान बिल्कुल एक जैसा है। डेटा का जो प्रत्येक मान है वो बिल्कुल एक जैसा है, ऑब्जर्वेशन एक जैसा है, और वह माध्य के ही बराबर है। मान लीजिए आंकड़े आपके 5 बार 5 मतलब 5 5 5 5 5, मीन आपका कितना है? 5 है। चूंकि हर मान 5 ही है, इसलिए माध्य से विचलन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 0 होगा। क्वेश्चन आता है, यदि दो रिग्रेशन रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा? अगर दो रिग्रेशन रेखाएं परस्पर परपेंडिकुलर है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा? तो होगा 0। क्या होगा? 0। तो रिग्रेशन रेखाओं के बीच का कोण उनके रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर निर्भर करता है। मान लीजिए r इक्वल टू 0 है, इस स्थिति में दोनों रिग्रेशन रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, और इसका सीधा सा अर्थ है कि दोनों चर पूर्णतः स्वतंत्र है, कोई रैखिक संबंध नहीं है। यदि r इक्वल टू +1 है या -1 है, इस स्थिति में दोनों रिग्रेशन रेखा एक दूसरे के समानांतर पैरेलल या कोइंसाइड एक के ऊपर एक हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि ये पूर्ण सह संबंध है। अगर 90 डिग्री है तो r इक्वल टू 0 है, और अगर 0 डिग्री है ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपका r इक्वल टू +-1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, P of A इक्वल टू 0.7 है। क्या है? P of A इज इक्वल टू 0.7 है, और P of B इक्वल टू 0.6 है, तथा P of A यूनियन B इज इक्वल टू 0.5 है। तो P of A गिवन B का मान आपका क्या होगा? P of A गिवन B का मान, तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला बता रखा है मैंने, P of A गिवन B इज इक्वल्स टू P of A इंटरसेक्शन B इज डिवाइडेड बाय P of B। क्या है? P of B। तो आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है
पी ऑफ ए का मान, पी ऑफ बी का मान और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी का मान। हमें निकालना है पी ऑफ ए गिवन बी का नाम, बी का मान। तो हम इसमें फॉर्मूले में वो कर देंगे पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 0.6। तो हमें जो दशमलव है, जो पॉइंट है, हटाने के लिए ऊपर और नीचे 10 से गुना कर देंगे। तो आपका आ जाएगा आंसर पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइम्स सीरीज में कौन सा घटक नियमित रूप से एक निश्चित अवधि के बाद हो जाता है? कौन सा घटक है जो नियमित रूप से एक निश्चित अवधि के बाद हो रहा जाता है? तो है सीजनल वेरिएशन। कौन सा? सीजनल वेरिएशन। टाइम सीरीज विश्लेषण में आंकड़ों के बदलाव को 4 प्रमुख घटकों में पढ़ा जाता है। सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन, ट्रेंड वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन क्या है? यह एक ऐसा घटक है जो 1 वर्ष या उससे कम की अवधि, निश्चित अवधि जैसे महीने, तिमाही या मौसम में नियमित रूप से और पूर्व अनुमानित तरीके से दोहराया जाता है। मान लीजिए गर्मियों में सूती कपड़ों या एसी की बिक्री बढ़ना, त्योहारों के समय मिठाइयों की बिक्री में उछाल आना। ट्रेंड वेरिएशन क्या है? यह लंबी अवधि जैसे 10, 20 या 50 साल में आंकड़ों की समय दिशा ऊपर नीचे जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह नियमित अंतराल पर नहीं दोहराया जाता। साइक्लिकल वेरिएशन क्या है? यह व्यापार चक्र मंदी तेजी से जुड़ा होता है, यद्यपि यह चक्रीय होता है इसलिए इसकी अवधि निश्चित नहीं होती। यह 2 से 10 वर्ष या उससे भी अधिक भी हो सकती है। इरेगुलर वेरिएशन क्या होता है? यह अप्रत्याशित, अनिश्चित और अचानक घटने वाली घटनाओं जैसे बाढ़, भूकंप, हड़ताल, महामारी के कारण होता है। इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होगा। इस क्वेश्चन आते हैं, यदि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू +-1 है तो रिग्रेशन लाइन कैसी होंगी? यदि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +-1 है तो रिग्रेशन लाइन होंगी एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी। क्या होंगी? एक दूसरे पर आपकी अध्यारोपित होंगी, कोइंसाइड होंगी। जब r इज टू +1 पूर्ण धनात्मक सहसंबंध या -1 पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है तो दोनों चरों के बीच 100% पूर्ण रैखिक संबंध होता है। इस स्थिति में दोनों प्रतिगमन रेखाएं, जो दोनों रिग्रेशन लाइन्स होती हैं, एक ही रेखा पर जाती हैं, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, जिन्हें गणितीय भाषा में आपके कोइंसाइडिंग या एक दूसरे पर अध्यारोपित ओवरलैपिंग कहते हैं। r इक्वल्स टू +-1 रेखा एक दूसरे पर कोइंसाइड होती हैं और r इक्वल्स टू 0 रेखाएं परस्पर लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में मीडियन मीप की अपेक्षा अधिक उपयुक्त माप है? मीडियन ज्यादा काम करता है मीन से, वो किस स्थिति में है? तो वो है आपके ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। क्या है? ओपन एंडेड क्लास इंटरवल, खोले सिरे वाले वर्ग अंतराल। और ये ओपन एंडेड क्लास इंटरवल है क्या? यह एक ऐसी आवर्ती सारणी होती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी टेबल होती है जिसमें पहले वर्ग की निचली सीमा या अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा स्पष्ट नहीं होती। क्या होती? पहले वर्ग की लोअर लिमिट या अंतिम वर्ग की अपर लिमिट स्पष्ट नहीं होती। मान लीजिए 10 से कम या 50 से अधिक। माध्यिका क्यों महत्वपूर्ण है इसके लिए? माध्यिका इसके लिए माध्यिका मीडियन इसलिए उपयुक्त है, केवल पदों की स्थिति पर आधारित होती है। जो माध्यिका होती है वो केवल पदों की स्थिति पर आधारित होती है, पोजीशन पर डिपेंड होती है। इसके लिए सिरों के सटीक मान की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल मध्य पद की स्थिति जाननी होती है, इसलिए इस स्थिति में मीडियन सबसे उपयुक्त माना जाता है। मीन का क्या काम होता है? मीन की गणना करने के लिए प्रत्येक वर्ग का मध्य मान चाहिए होता है। खुले सिरे वाले वर्गों में मध्य मान निकालना संभव नहीं होता, जिससे मीन ज्ञात नहीं किया जा सकता जब तक कोई काल्पनिक मान ना माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी वितरण में मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, मीन आपका मैंने बता रखा है, अगर मीन सबसे बड़ा है तो वितरण कैसा होगा? वितरण होगा पॉजिटिवली स्क्यूड, धनात्मक विषम। कैसा होगा? धनात्मक विषम। किसी आवृत्ति वितरण की विषमता को मीन मीडियन मोड से आपस में पहचाना जाता है। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन सबसे बड़ा होगा। जो इस प्रकार के वितरण का दाहिना सिरा लंबा होता है, इसमें कितने प्रवृत्तियों का क्रम इस प्रकार होता है, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, इसमें दाहिना सिरा लंबा होता है और क्रम उल्टा हो जाता है, मीन सबसे छोटा हो जाता है और मोड सबसे बड़ा हो जाता है। मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। अगर सिमेट्रिक है तो तीनों मान एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आपको एमसीक्यूज की ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।